अब पढ़िएगा आप लोग, डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, अभी हमने वो पढ़ा था सेक्शन, ये रूल है। अब पढ़ेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे एग्जाम्पल है। वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज वेयर कंसीडरेशन इज नॉट होली इन वन। मैंने पहले एग्जाम्पल दिया था ना, जहाँ पे ये कह रहे थे पैसे लो 30,000 ले लो, 20,000 मैं आपको काम करके देगा, तो उस केस में क्या होगा। अब इसको रीड करना, नोट डाउन करना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं आपको प्रैक्टिकल लाइफ में। जब आप ऑफिसर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, उस समय काम होता है अकाउंटेंट के लिए, बहुत समझ लेंगे। ठीक है, तो बस मैं बता देता हूँ कैसे लिया जाएगा, आप इन चीजों को बता सकते हो। ठीक है, where the supply of goods or services in a consideration not wholly money, the value of supply is set with the open market value of the supply। जैसे इन्होंने उसको 50,000 बेचा था, इनको 30,000 बेचा, तो सीधा बोल रहा है कि अगर मनी ओनली नहीं है तो इसको जो सामान बेचा था ना 30,000 में, उसकी वैल्यू कितनी मानी जाएगी, 50 ओपन मार्केट वैल्यू। इफ द मार्केट ओपन मार्केट वैल्यू इज नॉट अवेलेबल अंडर क्लॉज ए, कह रहा है कि इस जो भी सामान आपने बेचा था उसका ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल ही नहीं है। पॉसिबल है कोई सामान ऐसा बना दिया, खुद से रिसर्च किया, खुद से बना के इन्वेंट करके बेच लिया, अब मार्केट वैल्यू कहां से लाओगे। उस केस में कहता है विद द सम टोटल ऑफ द कंसिडरेशन इन मनी दैट इज 30,000 रुपीज and any such further amount in money as equivalent to the consideration not in money if such amount is not in the time of supply। जो इन्होंने सर्विस दी 20,000 रुपए, वो मान लो अगर ये किसी और को देती सेम काम, तो कितना चार्ज करती, तो दैट विल बी एडेड टू ट्रांजैक्शन वैल्यू। समझ गए। नेक्स्ट, इफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई इज नॉट डिटरमाइंड अंडर ए एंड बी, कह रहा है कि अगर आप ए और बी में डिसाइड नहीं कर सकते, तो विद द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोथ लाइक काइंड एंड क्वालिटी। कह रहा है एलजी की टीवी बेची थी ना, संसुई की टीवी क्या वैल्यू होती है। मान लो एलजी की टीवी ने बेचा, मान लो कोई ऐसा सामान से बेचा जिसके ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो कहता है सेम क्वांटिटी कुछ और कोई और तो होगा। सेम बोला, देखो बोथ लाइक काइंड एंड क्वालिटी, समझ रहा है। ठीक है, आगे चले। If the value is not determined under A, B, and C, then be the sum total consideration in money and such further amount in money that is equivalent to the consideration not in the determined rule 30 and 31। कह रहा है कि अगर मान लो, अगर पहला रूल नंबर 27 क्या कहता है, रूल नंबर 27 ये कहता है कि अगर आपने कोई सप्लाई किया है और जिसका कंसिडरेशन, जो कंसिडरेशन है सोल इन मनी नहीं, ठीक है, मतलब सोलली इन मनी में नहीं है, मतलब आप पार्टली आप कोई दूसरा सप्लाई कर रहे हो तो बदले में कुछ भी दूसरी सर्विस दे देते हो, तो उसका ये तरीका बताया कि पहले तो ओपन मार्केट वैल्यू ले लो जो नॉट जो काइंड में है। ठीक है, उसके बाद ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है तो बोला जाता है कि उसके इक्विवेलेंट ले लो जो आपने कॉस्ट लगाया है। ठीक है, और तीसरा बोलता है कि उसी की तरीके से दूसरे वस्तु की वैल्यू ले लो, और कहता है कि फिर भी आइडेंटिफाई होगा तो रूल नंबर 30 और 31 में चले। ठीक है, ये किसके लिए था अवेलेबल, जिसमें कंसिडरेशन मनी के। एग्जांपल पढ़ सकते हो, वेयर अ न्यू फोन इज सप्लाई टू 20,000 रुपए along with the exchange of an old phone if the price of new phone exchange is 24,000 rupees, the open market value of the new phone is 24। कह रहा है कि आपने कोई नया फोन लिया है जिसकी उसने तुम्हें 20,000 में दे दिया और एक बदले में तुमने उसको पुराना फोन दे दिया। होता है ना, पुराना फोन तो नया फोन ले लो थोड़ा सा डिस्काउंट लगा देता है। कह रहा है कि नया फोन लेता 24 का पड़ता, लेकिन उसने 20 में दे दिया, तो उसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई है, टैक्स किस पे लगेगा। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, वेयर अ लैपटॉप इज सप्लाइड फॉर द 40,000 रुपीस along with the water of printer that is manufactured by the recipient and the value of the printer also not printed known at the time of supply is 4,000 rupees but the open market value of the laptop is not known, the value of the laptop will be 44,000। देखो कह रहा है कोई लैपटॉप आपने सामान 40,000 बोल दिया, लैपटॉप की वैल्यू नहीं पता था किसी को कितने बिकता है, 48 में 50 में नहीं पता, बट कहता है ये लैपटॉप मेरे को 40 में दे दो, मेरे बदले में आपको एक प्रिंटर दे दो 4,000 रुपए, तो लैपटॉप की वैल्यू कितनी हो गई, 44,000। ठीक है, नेक्स्ट कहता है वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन डिस्टिंक्ट, मतलब रिलेटेड पर्सन है बात कर रहा है कि अगर रिलेटेड पर्सन है तो उस केस में क्या होगा। उस केस में कहता है कि ओपन मार्केट वैल्यू, इफ ओपन मार्केट वैल्यू इज नॉट अवेलेबल द वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विसेज लाइक काइंड क्वालिटी वाला सेम तरह लिखने वाला उसी प्रकार का उसी उतना ही ग्राम का, 100 ग्राम का है तो 100 ग्राम का
सेम तरीके से दिखने वाला और सेम काम करता हो तो उसकी वजह ले लो। इफ द वैल्यू इज नॉट अवेलेबल देन रूल नंबर 331 को मूव करते हैं। ठीक है जी, ये कौन सा अवेलेबल है, किसके लिए अवेलेबल है ये, रिलेटिव केस के लिए। अगर आप किसी रिलेटिव को सामान बेचते हो उस केस में क्या होगा। अब आ जाओ, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू एजेंट के बारे में बोल रहा है कि अगर एजेंट ने कोई सामान बेचा है उस केस में क्या होगा। एजेंट का है मतलब एजेंट तो अपना ही बंदा होता है ना, इसने हायर करके मेरे भी यहाँ पे काम करना शुरू कर दे, मेरे भी अपने परचेज सेल करना शुरू कर दे। बी द ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स बीइंग सप्लाइड or at the option of the supplier be the 90% of the price charged lifetime quantity। इसको मैं ऊपर ऊपर डाल दूं, काम करनी है आप लोगों को। जैसे मैं किसी को अपने एजेंट को हायर करें उससे मेरे लिए परचेज करने में सही कर, ठीक है, तो या तो पूरा का पूरा जो ओपन मार्केट वैल्यू बोलेगा या उसका 90%। अब आ जाओ 30, यही बात कर रहा था 30 और 31 12 बोल रहा था, 30 31 30 31 आ गया 30 31। कह रहा है जो कॉस्ट है उसका तो 10% ले लो। कोई सामान की अगर तुम्हें मार्केट वैल्यू नहीं पता, हर एक पढ़ते हैं ना 27 28 29, अगर नहीं डिटरमाइन कर सकते तो 30 31 वाला। 30 वाला ये बोलता है कि कोई भी सामान तुमने दिया है ना उसका कॉस्ट तो पता होगा बेचने वाले को, करेक्ट, कॉस्ट प्लस 10% का प्रॉफिट, तो प्राइस कितना हो जाएगा 110%। अगर कोई लैपटॉप बनाने में बोले नया नया लैपटॉप बनाया है, आपने सीपीयू कहीं और से उठा लिया, मदरबोर्ड कहीं और से उठा लिया, स्क्रीन कहीं और से उठा के भाई उसको वो किया, क्या बोलते हैं कस्टमाइज किया, बेच दिया मार्केट में। अगर सेम लैपटॉप लेने जाते सेम अच्छे क्वालिटी वाला अच्छे मतलब किसी एप्पल का, तो वो 1.5 लाख में मिला, यहाँ पे तुम नहीं रुपए में जाके 45,000 में उठा के ले आते हो। ठीक है, बट एप्पल रखती है तो उसके इसमें क्या कहना चाह रहा है, आपने जो कस्टमाइज किया है उसका कॉस्ट तो पता होगा, सीपीयू 2,000 के लाए थे, 10,000 के लाए थे, स्क्रीन कितने के लाए थे, कहाँ से क्या रेट दिया था, कॉस्ट पता है, खर्च पता है, लो भाई इसमें 10% जोड़ो, टेक्निकल जोड़ो आपको। ठीक है, और उसके बाद आता है रेजिडुअल वैल्यू 31। Regional method of for the determination of value of supply of goods or services where सेक्शन 27 से लेकर 30 तक हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। The same shall determine using a reasonable means consistent with the principle and the general provision of section 15 and the provision of this chapter, provided that in the case of supply and service the supplier may opt for this rule ignoring rule 30। सेक्शन 15 बेचता है रूल पे, रूल बेचता है 15, यही होता है। ठीक है, अल्टीमेटली ये कह रहे हैं कि अगर 27 से 28 29 30 में अगर आप डिटरमाइन नहीं कर पाते हो तो फिर 31वां कहता है रीजनल रूल। आप एक काम करो सेक्शन 15 को वापस जाओ, सेक्शन 15 से कैलकुलेट करने के लिए कहता है वो 100%। ठीक है, लेकिन सर्विस के केस में आप काम कर सकते हो, रूल 30 को फॉलो कर सकते हो, कोस्ट को ऐड करके। ठीक है, आगे ये आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई इन द केस ऑफ होस्ट लॉटरी, ये भी काम का नहीं है। चलो ये होगा आपका ओवर। और